हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ में। मैं शुभम सरधालिया जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का एक और लेक्चर लेकर के जुड़ चुका हूं। जो लोग इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो है वो जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में वो चीजें जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1-1.5 साल में न्यूज के अंदर देखने को मिली है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू पीसीएस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को कवर करते हुए बहुत सारे स्पेशल वीडियो लेक्चर्स आपको यहां पर मिलेंगे, जिनसे सिलेबस स्पेसिफिक चीजें आप समझ पाएंगे। इन शॉर्ट, आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को यहां से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए और रेगुलरली इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर करंट अफेयर से रिलेटेड प्लेलिस्ट जो है वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों, हम लोग जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स के अलग अलग सेट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में अगर आप तैयारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की, तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपको studyIQ.com या studyIQ की हमारी ऐप पर मिल जाएगा। इससे आप इन डेप्थ, इन डिटेल तैयारी कर पाएंगे, प्रेपरेशन कर पाएंगे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की। दोस्तों, इस सीरीज में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे जो पिछले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूज आर्टिकल जो है वो संबंध रखता है विश्व प्रसिद्ध, पूरे दुनिया में जिन्हें पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के बारे में। दरअसल FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जो है, इनके द्वारा वैष्णो देवी श्राइन में, वैष्णो देवी मंदिर में और उस पूरे के पूरे मंदिर के रास्ते में जितने भी खाद्य पदार्थ है, जो खाने का सामान मिलता है, उसे भोग सर्टिफाइड हाल ही में किया गया है। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। क्या है ये भोग सर्टिफिकेशन? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बिकम्स द फर्स्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा तीर्थ स्थान बन चुका है जिसे FSSAI की भोग सर्टिफिकेशन जो है वो मिल चुकी है, टू गेट फूड सेफ्टी लाइसेंस एज द पार्ट ऑफ भोग सर्टिफिकेशन। भोग सर्टिफिकेशन क्या होता है? भोग शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? जब भी हम किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, वहां पर हमको जो प्रसाद दिया जाता है उसे प्रसाद या भोग कहा जाता है। तो भोग शब्द के साथ अपने आप ही एक प्लेस ऑफ वर्शिप का कनेक्ट जो है वो होता है, एक पवित्रता जो है वो जुड़ी हुई है। तो FSSAI इस बात को सुनिश्चित करता है कि जितने भी तीर्थ स्थल है, जितने भी पवित्र स्थल है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहां पर मिलने वाला खाना जो है वो इस तरीके से प्योरिटी से बना हो, सो दैट जो श्रद्धालु, जो लोग श्रद्धा भाव से वहां पर आते हैं, उन्हें एक पवित्र, साफ, स्वच्छ खाना जो है वो मिल सके। और इसी दिशा में FSSAI जो है वो भोग सर्टिफिकेशन इशू करता है। वो जाकर के चेक करते हैं कि क्या वाकई में इस तीर्थ स्थान के ऊपर जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने की सामग्री दी जा रही है, वो प्योरिटी से, शुद्धता से बनी है। क्या वो सभी प्योरिटी स्टैंडर्ड्स को, सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, शुद्धता के सभी मानकों को पूरा करती है। और अगर ऐसा है तो FSSAI जो है वो भोग सर्टिफिकेशन देता है। जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी तीर्थ स्थान को FSSAI सर्टिफिकेशन मिला है। वो तीर्थ स्थान कौन सा है? वो तीर्थ स्थान है श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन। दोस्तों, भोग सर्टिफिकेशन फॉर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा। भोग शब्द का अर्थ होता है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, यानी कि ईश्वर को जो हम भोग या ईश्वर को जो हम खाना दे रहे हैं वो हाइजीनिक है, ब्लिसफुल है, इससे बना है भोग शब्द। ये बेंचमार्क्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं किसके द्वारा? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा। FSSAI के द्वारा ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेशन जो है वो दी जाएगी। और ये सर्टिफिकेशन हाल ही में माता वैष्णो देवी श्राइन में मिलने वाले खाने के लिए दी गई है। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड विच एम्स एट मेंटेनिंग food safety and hygiene at worship places mandated by Food Safety and Standards Authority of India। FSSAI की ये रेटिंग जो है, ये आई होप हम समझ पाए होंगे कि सर FSSAI ने कुछ पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए कि इन सभी पैरामीटर्स को आप फॉलो कीजिए। अगर
वो पैरामीटर्स आप फुलफिल करते हैं और ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो उस केस में एफएसएसएआई जो है वो इंस्पेक्ट करेगा, वो ऑडिट करेगा कि क्या वाकई में आप ये सारे के सारे पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको भोग सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। यानी कि अब वो प्रसाद, वो फूड, वो खाना जो श्रद्धालुओं को, डिवोटीज को माता वैष्णो देवी की श्राइन पे मिल रहा था, अगर आप लोगों ने माता वैष्णो देवी की श्राइन विजिट की है, जो मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेटली करी होगी, तो वहां पर जगह जगह पर लंगर का आयोजन होता है, कम्युनिटी किचन जिसे कहते हैं, वहां पर श्रद्धालुओं को खाना ऑफर किया जाता है, अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। तो क्या इनको बनाने में, क्या इन फूड प्रोडक्ट्स की जो कुकिंग है वो सही ढंग से हो रही है, क्या सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अलग अलग ऑडिट्स किए और उसके बाद माता वैष्णो देवी की श्राइन और उसके आसपास के इलाके में मिलने वाले खाने को भोग सर्टिफिकेशन दो दिया है। Officials of Food Safety Department carried out pre and post audits as a part of initiative to issue भोग सर्टिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के भोग सर्टिफिकेशन की मांग कर सकता था सर। जो सॉरी एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सुनिश्चित करते हैं इंस्पेक्शन के जरिए, ऑडिट्स के जरिए, एक प्री एंड पोस्ट ऑडिट होता है, अगर वहां पर सारे के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल्ड मिलते हैं तब जाकर के ये भोग सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑडिट इंस्पेक्शंस वर कैरिड आउट एट वेरियस कैटरिंग आउटलेट्स ऑफ श्राइन बोर्ड्स, लंगर किचन्स एंड हॉल्स एंड रूट टू ट्रैक टू होली श्राइन। अगर हम वैष्णो देवी कभी गए हैं तो आप जानते होंगे कि जो बेस कैंप है जिसे कटरा शहर कहा जाता है, वहां से वैष्णो देवी जाने का जो ट्रैक है करीब 12 किलोमीटर का है, तो बहुत सारे लोग वहां से पैदल यात्रा करते हैं। तो इस पूरे के पूरे रास्ते में, इस पूरे के पूरे ट्रैक में, भवन के आसपास जितने भी कम्युनिटी किचन्स है, जो लंगर्स है और जो जितना भी खाना यहां पर मिलता है, इन सभी फूड आउटलेट्स की जो कैटरिंग थी उसे टाइम टू टाइम ऑडिट किया गया इस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए, और यह सुनिश्चित किया गया कि खाद्य पदार्थ जो है वो पवित्र हो सके। उसके बाद ही ये भोग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। द फैसिलिटीज एंड प्रोसेसेस अडॉप्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट एट वेरियस लोकेशंस ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वर फाउंड टू बी गुड एंड बाय लार्ज ऑन द बेसिस ऑफ विच भोग वाज इशूड बाय एफएसएसएआई। तो क्या हुआ, एफएसएसएआई ने ऑडिट कंडक्ट कराए, प्री और पोस्ट ऑडिट थे, और इस पूरे के पूरे ऑडिट प्रोसेस में जो खाद्य पदार्थ चेक किए गए या जो कैटरिंग फैसिलिटीज चेक की गई, वहां पर मिलने वाला खाना जो है वो स्टैंडर्ड का था, वो क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल करता था। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद एफएसएसएआई ने ये फैसला किया कि भोग सर्टिफिकेशन जो है वो वैष्णो देवी के आसपास, वैष्णो देवी मंदिर के आसपास मिलने वाले लंगर और फूड आउटलेट्स को दिया जाना चाहिए। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, अगर हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई जिसे कहते हैं, ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत बनाया गया था। नाम से समझ आता है, इसका उद्देश्य यह है कि जो खाना लोगों को मिल रहा है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जो खाना मिल रहा है वो सही ढंग से होना चाहिए, वो अच्छे से कुक हुआ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, किसी तरीके का नुकसान उससे कंज्यूमर को, जो उस खाने को कंज्यूम करेगा, उसे नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करते हैं एफएसएसएआई। एफएसएसएआई के जो एम्बिट है उसके अंदर इनके पास पावर्स है कि ये किसी भी पब्लिक आउटलेट को जाकर के चेक कर सकते हैं वहां पर फूड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए। आई होप हम पहला आर्टिकल जो है वो विस्तार से समझ पाए होंगे। सर सेकंड आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। आप सभी ने कभी ना कभी मूवीज में इस तरीके के ब्रिजेस देखे होंगे जहां पर दो बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाते हैं और इन पिलर से ब्रिज को जो है वो होल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो क्या होता है कि दो पिलर्स बनाए जाते हैं, उन पिलर से वायर्स आती है और वायर्स जो है उन्होंने पूरे के पूरे ब्रिज को होल्ड किया होता है। ये केबल जो है ये ब्रिज को होल्ड करती है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ये सीन दिखाया जाता है कि केबल स्टेड ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, अचानक से केबल जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो गाड़ियों के साथ गिर जाता है। तो इस प्रकार के पुल जहां पर केबल से ब्रिज को होल्ड किया जाता है इसे कहा जाता है केबल स्टेड ब्रिज। और भारत के अंदर पहली बार केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। रेलवे ब्रिज क्या है, जहां से रेलगाड़ी, ट्रेन जो है वो गुजरेगी। तो भारत में पहली दफा ऐसा केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया है जिसमें रेलगाड़ी जो है वो चलेगी। तो इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहां बन रहा है, और हम क्योंकि जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि सर ये जम्मू कश्मीर में ही है। दरअसल हाल ही में भारतीय रेलवे ने पिक्चर शेयर किए थे अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के, जो कि भारत का सबसे पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। इंपॉर्टेंट है, केबल स्टेड रेल ब्रिज, ऐसा रेलवे ब्रिज जो केबल से स्टेड है। ये कहां पर बनाया जा रहा है सर, ये बन रहा है फेमस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने सुना होगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जहां पर
एफिल टावर से ऊंचा चनाब ब्रिज भी मौजूद है। आर्क ब्रिज इस तरीके की आपने तस्वीरें देखी होंगी, इस तरीके से एक ब्रिज जो है वो बनाया गया था चनाब नदी के ऊपर, और ये इस ब्रिज की ऊंचाई जो है वो एफिल टावर से भी ज्यादा थी। तो वो ब्रिज अपने आप में एक अलग ही मॉन्यूमेंट जो है वो यहां पर कहला रहा था। अब एक और ऐसा ही अजूबा जो है इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में शामिल हो गया है। ये है भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, जिसे नाम दिया गया है अंजी खड ब्रिज। दोस्तों, डोगरी भाषा में खड शब्द का अर्थ होता है जहां से नदी होकर के गुजरती है, खाई जिसे हम कहते हैं। तो अंजी खड में यह ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की तस्वीर जो है वो शेयर की गई। ऐसे दो बड़े बड़े पिलर जो है वो बनाए जाते हैं, एक पिलर इस तरफ होगा और यहां से केबल्स लगाई जाएंगी जो इस पूरे के पूरे मेटल स्ट्रक्चर को होल्ड करेंगी। ये मेटल स्ट्रक्चर क्या करेगा सर? ये मेटल स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर तारकोल बिछा करके सड़क बनाई जाएगी और यहां से रेल की पटरी बिछाई जाएगी और यहां से ट्रेन जो है वो गुजरेगी। तो इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को जिसके ऊपर ट्रेन की पटरी बनेगी उसे होल्ड किया गया है केबल से। और ये केबल्स को किसने होल्ड किया है? केबल्स को होल्ड करेंगे ऐसे दो बड़े बड़े पिलर्स। इस वजह से इसको कहा जाता है क्या? केबल स्टेड ब्रिज। तो केबल स्टेड ब्रिज जो है वो ऐसा ब्रिज होता है जहां पर वेट ऑफ द डेक इज सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ केबल्स रनिंग डायरेक्टली टू वन और मोर टॉवर्स। एक या दो टॉवर्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ ब्रिज, बड़े बड़े टॉवर्स बनाए जाते हैं जिनसे वायर्स जो है, केबल्स जो है वो लटकाई जाती है और वो केबल्स नीचे से प्लेटफॉर्म को होल्ड करती हैं, डेक को होल्ड करती हैं, जिसके ऊपर फिर सड़क बनाई जा सकती है या रेल की पटरी बिछाई जा सकती है। तो वही चीज यहां पे की जा रही है। बनने के बाद कुछ इस तरीके का ऐसे होते हैं केबल स्टेड ब्रिज। आप देख पा रहे होंगे ये दो बहुत बड़े बड़े टॉवर्स हैं, इनसे केबल्स आ रही हैं और इन केबल्स ने इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का वेट जो है वो होल्ड करके रखा है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अंजी खड ब्रिज पर ये केबल स्टेड ब्रिज जो है वो बन रहा है। तो अंजी खड ब्रिज इज बिल्ट ओवर अंजी रिवर विच इज पार्ट ऑफ कटरा रियासी सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रूट। हमने बहुत सारी वीडियोस में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रूट की जो है वो बात करी है। दोस्तों, अगर हम बात करें श्रीनगर या कश्मीर घाटी तक रेल कनेक्टिविटी की, तो ये दो स्ट्रेचेस में जो है वो पूरी हो चुकी है। एक है हमारा ये कटरा उधमपुर जम्मू सांबा कठुआ पठानकोट वाला स्ट्रेच। सर, ये स्ट्रेच जो है ये आगे कनेक्ट करता है न्यू दिल्ली को, यानी कि नई दिल्ली से या देश के किसी भी कोने से कटरा तक आने का रेल मार्ग जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। वहां पर रेगुलर बेसिस पे गाड़ियां चलती हैं। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां से डेली बेसिस पे 10 से 12 ट्रेन जो है वो चल करके कटरा पहुंचती हैं इस रूट से, और कटरा से आप दिल्ली या वहां से देश के किसी भी कोने में जा सकते थे। उसके अलावा एक ट्रेन की पटरी जो है वो कश्मीर घाटी में बारामूला से लेकर के काजीगुंड बनिहाल तक आती थी। इसे डीएमयू कहा जाता है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जो लोकल ट्रेन की तरह वहां पर काम करती है। यानी कि यहां पर ऑलरेडी ट्रेन सर्विस जो है वो चल रही थी और ये स्ट्रेच जो है वो ट्रेन सर्विस यहां पर ऑलरेडी मौजूद थी। बीच में कटरा बनिहाल काजीगुंड स्ट्रेच जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि ये पूरा का पूरा रूट जो है, ये कटरा बनिहाल स्ट्रेच जो है ये काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल से भरा हुआ था। यहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहां पर बहुत गहरी खाइयां हैं। अंजी खाड़ एक एग्जाम्पल है, चनाब एक एग्जाम्पल है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी और वही देखने को मिला। सर, चनाब रेलवे ब्रिज है जो एफिल टावर से ऊंचा है, अंजी खड ब्रिज है जो भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। ऐसी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पर की जा रही है सो दैट ये रेल मार्ग जो है वो पूरा हो सके। जैसे ही ये कटरा बनिहाल स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा, सर, देश के किसी भी कोने से डायरेक्ट ट्रेन सर्विस जो है वो कश्मीर घाटी बारामूला तक मिल पाएगी, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है वो एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जिसे इस वजह से अंडरटेक किया गया कि ब्रॉड गॉज ट्रेन जो है, ब्रॉड गॉज ट्रेन क्या होती हैं? वो रेलगाड़ियां जो चौड़े ट्रैक पर चलती हैं। अभी तक हिली एरियाज में जाने वाली ट्रेन जो हैं वो टॉय ट्रेन या नैरो गॉज वाली हुआ करती थी, लेकिन अब एक फुल फ्लैश जो नॉर्मल ट्रेन देश के किसी भी कोने में चल रही थी उसे कश्मीर घाटी तक हिमालय की पहाड़ों को चीरते हुए बनाया गया है। कश्मीर को कन्याकुमारी तक कनेक्ट करने का जो सपना है वो रेल मार्ग से इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बनने से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं सर, ये स्ट्रेच जो है वो ऑल वेदर स्ट्रेच होगा, क्योंकि अगर आप देखें जब भी मॉनसून या बरसात का मौसम आता है तो जगह जगह पर जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, रास्ता जो है वो बह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऑल वेदर कंफर्टेबल कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव
मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो मिल पाएगा कश्मीर घाटी को। अब आपको सड़क मार्ग से नहीं जाना था, अब आप ट्रेन में अपना एक बेयर मिनिमम कॉस्ट का टिकट लेकर के ट्रेवल कर सकते थे। ये रेल लिंक जो है वो एक कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करेगा जब बात आएगी देश के नॉर्दर्न मोस्ट पहाड़ी इलाके की डेवलपमेंट की। जैसे कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी तो लोगों की आवाजाही यहां से बढ़ेगी, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा। अल्टीमेटली देश का जो सबसे नॉर्दर्न और हिली रीजन है कश्मीर घाटी, वो इससे बहुत ज्यादा लाभ जो है वो प्राप्त करेगी। तो काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। आई होप यहां तक चीजें हमको समझ आई होंगी। सर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है जेरी हैमलेट डिक्लेयर्ड एज मिल्क विलेज इन इंडिया। कुछ समय पहले ये मिल्क विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कुछ समय पहले ये घोषणा हुई थी कि जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव मिल्क विलेज के रूप में जाना जाएगा। मिल्क विलेज क्यों? क्योंकि यहां पर दूध की पैदावार जो है वो काफी ज्यादा अच्छी थी। बहुत सारे लोग यहां पर डेयरी फार्मिंग या मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। तो इसके बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ही समय पहले जेरी, एक छोटा सा गांव है जेरी गांव जिसको कहते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सर रियासी डिस्ट्रिक्ट वही है जहां पर प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी जी की श्राइन भी है। तो रियासी जिले में छोटा सा गांव है जेरी, जिसको यूटी का पहला मिल्क विलेज जो है वो घोषित कर दिया गया है। जेरी हैमलेट डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर। मिल्क विलेज से अर्थ यह है कि यहां पर दूध की पैदावार जो है वो काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। Village which houses 73 individual dairy units with 370 cows will give the local farmers financial security। सर छोटा सा गांव है और वहां पर 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट्स है, यानी कि छोटे से गांव में 73 डेयरी फार्म जो है वो बनाए गए और टोटल इनका मिलाकर के 370 करीब 400 गायें जो है वो मौजूद है, जिस वजह से यहाँ की दूध की पैदावार जो है वो बहुत अच्छी है। और जब इस प्रकार से फार्मर्स जो है वो डेयरी फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो अनडाउटेडली मिल जाती है। सर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 57 एडिशनल डेयरी फार्म्स जो हैं वो यहां के लिए प्रपोज करे हैं या सैंक्शन करे हैं। सर 73 ऑलरेडी थे, 57 जो है वो और यहां पर डेयरी फार्म्स खोले जाएंगे, ऐसी घोषणा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने करी है अंडर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो उद्देश्य है उस दिशा में काम होगा। अगर कोई किसान एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उन्हें हर पॉसिबल सहायता सब्सिडीज के माध्यम से, लोन्स के माध्यम से इस इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत मिलेगी। अंडर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम डेयरी यूनिट्स ऑफ 5 एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद 50% सब्सिडी। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, कोई भी किसान जो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है वो डेयरी फार्मिंग में जुड़ना चाहता है तो वो जाकर के इस प्रोग्राम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 5 कैटल्स को परचेज करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, 50% सब्सिडी, यानी कि आप 5 काउज या 5 बफलो जो है वो परचेज कर सकते हैं। इनकी जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 50% बतौर सब्सिडी आपको सरकार जो है वो मुहैया कराएगी। यानी कि डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास जो है वो जम्मू कश्मीर का। और इसी के अंतर्गत इस जेरी गांव में जहां ऑलरेडी 73 डेयरी यूनिट्स है, 57 और नए डेयरी यूनिट्स IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो खोलेगा और अल्टीमेटली यहां पर दूध की पैदावार जो है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी। और इस छोटे से गांव से होने वाली दूध की प्रोडक्शन को देखते हुए जेरी जो है वो मिल्क विलेज है, कहां पर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस गांव को मिल्क विलेज जो है वो घोषित किया गया है। दोस्तों इस डिस्कशन का हमारा लास्ट आर्टिकल सक्षम स्कीम। जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर सक्षम नाम की एक योजना की शुरुआत की गई थी। जानेंगे हम यहां पर क्या है ये सक्षम स्कीम। सर 2021 में कोविड की सेकेंड वेव जो है वो हमने देखी थी, जो कि बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग थी, बहुत सारे लोगों की जान वहां पर चली गई थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था जिन्होंने एक रिलीफ स्कीम लाई थी उन लोगों के लिए जो कोविड विक्टिम्स थे, यानी कि जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस कोविड महामारी में खो दिया था। इस योजना को नाम दिया गया था क्या, सक्षम। तो वन लाइन अगर पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सक्षम स्कीम किस वजह से शुरू की गई थी, हमें याद रखना है कि कोविड पैंडेमिक का शिकार या कोविड पैंडेमिक में मृत लोगों के परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए सक्षम स्कीम की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर में की गई थी। दोस्तों माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था और 2021 में इस योजना को स्टार्ट किया जब सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। और वन ऑफ द अर्लीस्ट या वन ऑफ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी थी जिन्होंने इस प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प के लिए स्कीम जो है वो लाई थी। 2021 में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर हैड अप्रूव्ड द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ थ्रू स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज।
स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज। कोविड में जिन लोगों की जान चली गई उनके परिवारों को विशेष सहायता मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, SASCM, और इस SASCM से शब्द बना था सक्षम। तो इस वजह से सक्षम स्कीम जो है वो शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था कि वो परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया है, खासकर जो सोल ब्रेड अर्नर है, द स्कीम एम टू एंश्योर दैट सस्टेनेंस ऑफ फैमिलीज हु लॉस्ट देयर सोल ब्रेड विनर्स। अपने परिवार का ऐसे परिवार जिन्होंने रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया था, और ये रियलिटी है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिसमें सोल ब्रेड अर्नर, एकमात्र व्यक्ति जो घर में कमा रहे थे, जिनकी कमाई से, जिनकी इनकम से पूरा का पूरा घर चल रहा था, उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार ने ये योजना शुरू करी कि वो परिवार जिनमें सोल ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई थी उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। इस योजना के तहत द सर्वाइविंग स्पाउस, जो भी ब्रेड अर्नर, सोल ब्रेड अर्नर थे, उनके जो भी स्पाउस थे, उन्हें या फिर उनका एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली, उस परिवार के जो भी सबसे बड़े सर्वाइविंग मेंबर थे जो इस पेंडेमिक में बच गए थे, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एज अ मंथली पेंशन ऑफ ₹1000 थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सर अमाउंट छोटा है, लेकिन फिर भी सरकार ने प्रयास जो है वो किया है, पहल जो है वो करी थी। तो ₹1000 प्रति महीना पेंशन जो है वो दी जाएगी, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आ जाएगा। प्रोवाइडेड एक कंडीशन इसमें रखी गई थी, उनको और कोई पेंशन ना मिलती हो और किसी योजना में उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस ना मिल रही हो। कई बार ऐसा था कि अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में थे तो उन्हें सरकारी पेंशन मिल रही थी, ऐसे में या किसी और सोर्स से उनको पेंशन या कोई बेनिफिट जो है वो मिल रहा था किसी और योजना के तहत, तब उनकी एलिजिबिलिटी यहां पर नहीं होगी। यानी कि ऐसा परिवार जिन्होंने अपने सोल ब्रेड अर्नर को खो दिया और उन्हें और किसी तरीके की पेंशन या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है, उस केस में सक्षम योजना के तहत उन्हें प्रति महीना ₹1000 की पेंशन जो है वो दी जाएगी। और इसी के साथ में द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर अर्निंग पेरेंट्स, सिबलिंग्स, गार्डियन टू कोविड। इस योजना में यह भी प्रावधान था कि वो बच्चे जिन्होंने अपने परिवार के उस सदस्य को खो दिया, जो अर्न कर रहे थे, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे बड़े भाई हो, कोई गार्डियन हो, अब उनकी पढ़ाई की समस्या थी, क्योंकि जो अर्न कर रहे थे, जो उनकी पढ़ाई को सस्टेन कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई कोविड के कारण। तो इस वजह से उनको स्कॉलरशिप भी जो है वो इस योजना के तहत दी जाएगी। ये याद रखना है कि पेंडेमिक में हुई मॉर्टेलिटीज, पेंडेमिक में वो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनके बच्चों को एजुकेशन में मदद करने के लिए ये सक्षम स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी। आई होप दोस्तों हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ पाए होंगे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में ये करंट अफेयर्स हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और उससे भी ज्यादा हेल्पफुल है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्टडी IQ का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स, जिसे आप studyIQ.com या स्टडी IQ की ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।